एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अनफोल्ड बायोलॉजी। आज हम सी यू सेट का लाइफ साइंस 2014 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो पेपर होता है उसमें यूजुअली पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक होते हैं और जो पार्ट बी होता है उसके अंदर 75 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। लेकिन ये जो PDF है, ये सी यू सेट लाइफ साइंस 2014 की जो PDF है मेरे पास, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक पार्ट बी में इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम इसका जो पार्ट बी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट है, हम ये शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अ मेल कैरिंग एन एलील फॉर अ ट्रेट ऑन द एक्स क्रोमोसोम इज। एक मेल है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर ट्रेट है, पर्टिकुलर कोई कैरेक्टरिस्टिक है और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एलील है, यानी कि जो एलील उस कैरेक्टरिस्टिक उस ट्रेट को कैरी कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन को पूछा हुआ है इन्होंने कि उसको क्या कहते हैं। फीमेल के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मान लो किसी एक उन दोनों में से एक के ऊपर कोई एलील प्रेजेंट है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलील भी प्रेजेंट होगा उस फीमेल के अंदर, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलील भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे फीमेल के अंदर दोनों के दोनों एलील प्रेजेंट होंगे, है ना। लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। उस एक्स क्रोमोसोम पे मान लो कोई एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई एलील प्रेजेंट है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलील तो प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम गायब है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है वहाँ पे, और वाई के ऊपर वो प्रेजेंट नहीं होगा एलील, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मेल के अंदर एक एलील जो है वो मिसिंग है। और ये जो एक एलील मिस होने की जो कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हम हेमीजाइगस कंडीशन, या हेमीजाइगस बोलते हैं हम इसको। ठीक, तो मेल के अंदर जब एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो जो एक्स के ऊपर एलील प्रेजेंट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलील एब्सेंट होगा, और वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है मेल के अंदर, और जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर एलील प्रेजेंट होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलील भी एब्सेंट होगा। तो इस कंडीशन को हम हेमीजाइगस कहते हैं। वही चीज़ क्वेश्चन में पूछी हुई थी। तो आपका 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज हेमीजाइगस। क्वेश्चन नंबर 37, इन केस ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक ट्रेट। तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक ट्रेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हमने बोला एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड का क्या मतलब होता है कि जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जीन के अंदर म्यूटेशन आएगी, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन आएगी, यानी कि एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया हमारा, है ना, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ देखो, जो मेल होता है उसके पास कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और दूसरा कौन सा होता है? उसके पास वाई होता है। तो ये जो एक एक्स क्रोमोसोम जो मेल के पास प्रेजेंट है, अगर इसमें भी डिफेक्ट हो जाए, अगर इसके अंदर कोई तरीके की म्यूटेशन हो जाए, तो ये अपना नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोटीन प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट ही बनाते ही बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो नॉर्मल प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, मेल इंडिविजुअल, इसके अंदर जो बीमारी है वो दिखेगी, है ना। ये सफ़रर हो जाएगा। सफ़रर किसका? बीमारी का, डिजीज़ का। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स क्रोमोसोम मैं बोल रही हूँ कि म्यूटेशन हो गया, इसको हम अभी जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम डिनोट कर देते हैं एक्स प्राइम से। एक्स प्राइम मतलब प्राइम जहाँ भी लगा रही हूँ उसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसके अंदर किसी तरीके की म्यूटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम था, उसके अंदर भी म्यूटेशन हो गई, तो ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म हुआ? ये सफरर यानी कि अफेक्टेड हुआ। अब जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फीमेल ह्यूमन इंडिविजुअल्स होती हैं, उनके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। एक्स होता है, दूसरा भी एक्स होता है। अब मान लो कि इनमें से सिर्फ एक ही एक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर एक एक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है और दूसरा नॉर्मल है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर फीमेल इंडिविजुअल को हम बोलते हैं कैरियर। कैरियर क्यों बोलते हैं हम इसको? देखो, इसके पास एक एबनॉर्मल जीन है, एक एबनॉर्मल क्रोमोसोम है, और एक जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम है। तो जो नॉर्मल वाला एक्स है ये अपना प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा, नॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्ट। तो बॉडी को तो नॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि ये वाली जो फीमेल है इसकी जो लाइफ रहेगी वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, इसको डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम अपना प्रोटीन प्रोडक्ट बना रहा है। जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है जिसके अंदर एबनॉर्मलिटी आई है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस फीमेल को तो अफेक्ट नहीं करना है, लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम है जिसके अंदर डिफेक्ट है, ये क्रोमोसोम आगे वाली जनरेशन में पास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फीमेल है जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है और दूसरा नॉर्मल है, इसको हम कैरियर बोलते हैं, क्योंकि ये डिफेक्टिव वाले को कैरी कर रही है और आगे फॉरवर्ड भेज सकती है आगे की जनरेशन में, है ना। तो ये हो गए हमारे कैरियर। अब मान लो कि कोई एक फीमेल है जिसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम है। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो कोई भी एक्स क्रोमोसोम इन दोनों में से अपना नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर से ये क्या हो जाएंगे? ये सफरर हो जाएंगे या अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एक्स प्राइम की कंडीशन है तो फीमेल अफेक्टेड हो जाती है,
और एक्स प्राइम एक्स की कंडीशन है तो फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी, और एक्स प्राइम वाई की कंडीशन है तो वो मेल है और वो सफ़रर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमें पूछा हुआ है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ चीज़ देखने वाले हैं, उसमें ध्यान देना। अब मान लो कि कोई मदर है, ठीक है, वो अफेक्टेड है और जो फादर है वो नॉर्मल है, तो इस तरीके के क्रॉस में पहले तो जो अफेक्टेड मदर है उसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स प्राइम एक्स प्राइम। एक्स प्राइम एक्स क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं है, वो कैरियर होती है। ठीक है, हमें चाहिए अफेक्टेड जिसको डिजीज़ हो रही है, तो यहाँ पे जो अफेक्टेड मदर है उसका जीनोटाइप हो जाएगा एक्स प्राइम एक्स प्राइम। फादर नॉर्मल है तो वो एक्स वाई हो जाएगा। जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो क्या क्या हमें जीनोटाइप्स मिलते हैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए। एक मिलता है एक्स प्राइम एक्स, देन एक्स प्राइम वाई, एक्स प्राइम एक्स एंड देन अगेन एक्स प्राइम वाई। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मेल इंडिविजुअल्स कितने हैं, 2 हैं, और ये दोनों अफेक्टेड हैं या ये कैरियर हैं, ये क्या हैं, ये नॉर्मल है। इनके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम था और वो भी डिफेक्टिव है, तो ये क्या है, ये अफेक्टेड मेल इंडिविजुअल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मदर अफेक्टेड होगी तो जितने भी सन्स वो प्रोड्यूस करेगी वो सारे के सारे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो देखो, द सन्स ऑफ अफेक्टेड मदर शुड बी अफेक्टेड, यानी कि अफेक्टेड मदर के जो सन है वो अफेक्टेड होंगे उस डिजीज़ से, विच इज़ ट्रू। तो हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पता लगानी थी, तो हमें मिल गई है वो सी। ए में कहा है कि ट्रेट जो है वो इनहेरिट ही नहीं होता, विच इज़ फॉल्स। एंड डी में बोला है कि सिर्फ 50% जो है अफेक्टेड मदर के सन वो अफेक्टेड होंगे, लेकिन हमने अभी देखा कि जो भी हमें मेल ऑर्गेनिज्म, मेल इंडिविजुअल्स यहाँ पे मिल रहे थे, बेबी बॉय, वो सभी क्या है, अफेक्टेड है। तो इन्होंने बोला कि 50% डी ऑप्शन में, तो डी गलत हो जाता है। अब जो ऑप्शन बचा है वो है बी। देखो, अगर मान लो कोई अफेक्टेड फादर है, ठीक है, अफेक्टेड फादर का जीनोटाइप क्या होगा, मेल है ना फादर, तो जीनोटाइप क्या होगा, एक्स प्राइम वाई, और नॉर्मल फीमेल ले लेते हैं, नॉर्मल मदर ले लेते हैं, एक्स एक्स। जब इनका जब क्रॉस कराएंगे तो उस केस में जो हमें जीनोटाइप्स मिलेंगे उसके अंदर डॉटर्स कैसी हैं, सारी अफेक्टेड है, नहीं, इसके अंदर जो डॉटर्स आती हैं वो कैरियर बन रही हैं, है ना। जैसे ये है, ये क्या है, ये कैरियर है, क्योंकि इसके पास एक नॉर्मल जीन भी है, एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है और एक एबनॉर्मल है, तो ये जो कैरियर बन रहे हैं, ठीक है। और बी में क्या बोला है कि डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर शुड बी अफेक्टेड, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अफेक्टेड हो, वो कैरियर भी हो सकती है, तो बी इसका गलत हो जाता है। एंड हेंस 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज द सन्स ऑफ अफेक्टेड मदर शुड बी अफेक्टेड। Question number 38. Eukaryotic cells have different kinds of RNA polymerase. True. RNA polymerase होते हैं different 1, 2, 3. Each one is specific for one class of RNA molecule, rRNA, tRNA and mRNA. R का मतलब यहाँ पे राइबोसोमल RNA, tRNA यानी ट्रांसफर RNA, mRNA यानी मैसेंजर RNA. ठीक है, हर जो पॉलीमरेज है वो अलग अलग तरीके के आरएनए को बनाने में हेल्प करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए। आपको बेसिकली ये बताना है कि यहाँ पे मैचिंग दी है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन से आरएनए के बनाने में हेल्प करता है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ए। देखो, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो राइबोसोमल आरएनए बनाने में हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 हेल्प करता है मैसेंजर आरएनए और एसएन आरएनए बनाने में, एंड 3 जो है वो हेल्प करता है 5s आरएनए एंड टीआरएनए बनाने में। ठीक है, जो ऑप्शन ए है यहाँ पे दिया हुआ है उसके अंदर क्या लिखा है, आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए विच इज़ ट्रू, एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एमआरएनए विच इज़ अगेन ट्रू। ऑप्शन बी अगर देखोगे तो उसके अंदर लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो टीआरएनए बनाता है विच इज़ नॉट ट्रू। सी के अंदर लिखा हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एमआरएनए बनाता है विच इज़ अगेन नॉट ट्रू। देन आता है डी ऑप्शन, उसके अंदर लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो एमआरएनए बनाता है विच इज़ अगेन नॉट ट्रू। तो यहाँ पे जो ट्रू स्टेटमेंट हो गई या ट्रू ऑप्शन हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन ए, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Question number 39. Delta G value is an important determinant of the spontaneity of biochemical reactions. For a spontaneous reaction, the value of delta G should be. तो ये गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, पहले तो ये देखो, जो रिएक्शन जिस रिएक्शन को मतलब आगे बढ़ने के लिए, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी तरीके की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो रजामंदी से आगे बढ़ रही है, तो उस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस इसका ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है,
तो उस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को, है ना। तो ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं इनका डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस या इन्हें एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं, इनका जो डेल्टा जी होता है वो पॉजिटिव होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम एक्सोगोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं, एक्सरगोनिक। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पे भी यही पूछा था, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड। यहाँ पे आपसे एसिड रेन के बारे में पूछा और पूछा कि कौन से पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन करवाने में। ठीक है, एसिड रेन का मतलब होता है कि जो रेन है ना उसका पीएच कम हो जाना, यानी उसका पीएच जो है वो एसिडिक हो जाना। पीएच यहाँ पे पहुँच जाता है कुछ 4.2 से लेके 4.5 तक। एंड इसके अंदर जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो होते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बना लेते हैं, वो रेन की फॉर्म में धरती पे आ जाता है, हम उसे एसिड रेन कह देते हैं। तो ये कौन कौन से एसिड्स बनाते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, निट्रिक एसिड हो गया, वो सब फॉर्म होता है। तो जब ये रेन, फॉग और स्नो की फॉर्म में लैंड करते हैं, हमारी धरती पे आते हैं, तो हम इनको बोलते हैं वेट डिपोजिशन। एंड अगर मान लो ये एज गैस या एज पार्टिकल्स ही हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में है तो इन्हें ड्राई डिपोजिशन कहते हैं, यानी कि नीचे आ रहे हैं कैसे, गैस या पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो उसे ड्राई डिपोजिशन। एंड स्नो, फॉग एंड रेन को वेट डिपोजिशन। तो ये तो हो गया एसिड रेन के बारे में। अब इन्होंने क्या पूछा है कि कौन से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने क्या बताया, मेजर सोर्सेज क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड, जो कि हार्मफुल रहता है, जिसे हम एसिड रेन कह देते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। Question number 41, two molecules of double stranded DNA have same length, that is 1000 बेस पेयर्स। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के और उनकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, 1000 बेस पेयर्स की है, बट दे डिफर इन द बेस कॉम्पोजिशन। मॉलिक्यूल 1 जो है उसके अंदर A+T की कॉम्पोजिशन दी हुई है 20%, एंड मॉलिक्यूल 2 कितना कंटेन कर रहा है, A+T 60% कंटेन कर रहा है। अब इन्होंने पूछा कि जो मॉलिक्यूल 2 है उसके अंदर C रेजिड्यूज़ कितने हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना कि मॉलिक्यूल 1 के अंदर A+T जो है वो 20% है, ये एक्स्ट्रा है, ये बेफिजूल की इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई काम नहीं है। हमें पता लगाना है मॉलिक्यूल 2 के अंदर C रेजिड्यूज़, वो हम इस इन्फॉर्मेशन से भी पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल 2 के अंदर 60% A+T है और टोटल जो बेस पेयर्स हैं वो कितने हैं, 1000। तो टोटल मैंने कितने बताया, 1000 बेस पेयर्स बताए। अब सिर्फ हम मॉलिक्यूल 2 का केस उठाएंगे क्योंकि हमें उसी के C रेजिड्यूज़ के बारे में बात करनी है। तो मॉलिक्यूल 2 के अंदर इन्होंने कितना बोला है, A+T कितना है, 60% है ना। तो G+C कितना हो जाएगा, 40%। देखो A+T ने 60% कॉन्स्टिट्यूट करा, बचे कौन कौन से बेस पेयर, G और C, तो G+C कितने हो जाएंगे, 40%, यही होता है। अब ये जो G और C हैं ये आपस में पेयरिंग करते हैं, है ना। तो जितने G होंगे उतने ही C होंगे क्योंकि इनको आपस में पेयरिंग करनी है। तो अगर 20% G है तो 20% C होगा। अभी ये टोटल कितना है, ये 40% है, तो अगर हम हाफ ऑफ डिवाइड करते हैं तो G हो जाएंगे हमारे 20%, C हो जाएंगे हमारे 20%। अभी जो C मैं बोल रही हूँ कि ये 20% है, ये 20% किसका है, ये टोटल का 20% कौन है, C। फिर से देखो A+T दिया हुआ था 60%, बचे हुए बेस पेयर कौन है, G और C, वो जाएंगे 40% क्योंकि 100 में से 60 गया 40। अब ये जो G और C है ये इक्वली प्रेजेंट होते हैं, जितने G होते हैं उतने ही हमें C चाहिए ताकि इनकी पेयरिंग हो जाए। अब क्योंकि ये इक्वली प्रेजेंट है और टोटल कितने हैं 40, तो हाफ ऑफ कर दें, G 20%, C 20%। C 20% किसका है, टोटल का। तो ये 20% ऑफ टोटल अगर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 200 बेस पेयर्स। ठीक है, परसेंट का मतलब डिनोमिनेटर में आपका 100 आ जाएगा, है ना। तो 20% ऑफ टोटल आ जाएगा आपका 200 बेस पेयर्स। और वही आपसे पूछा हुआ है, बेस पेयर या रेजिड्यूज़ जो भी आप लगा लो, तो यही आपसे पूछा हुआ था कि C रेजिड्यूज़ कितने हैं मॉलिक्यूल 2 के अंदर, तो वो है 200। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, Question number 42, the phenomena of induction of new blood vessels that invade the tumors and nourish on their own is known as। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आपसे जो प्रोसेस पूछा हुआ है ना वो एंजियोजेनेसिस होता है। देखो मैं बताती हूँ क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ना उनसे थोड़ा दूर जाके ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो सेल्स हैं जो थोड़े दूर दूर ग्रो हो गए हैं, अब इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये सब नहीं मिल रहे हैं, डिक्लाइन हो गया इन चीज़ों का, है ना, उन सेल्स के लिए। तो ऑक्सीजन ना मिलना यानी कि हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है।
तो इसका सोल्यूशन जो है वो ट्यूमर सेल्स ने क्या निकाला है, ट्यूमर सेल्स जो हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि आपका VEGF वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। ये सब ये प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ग्रोथ फैक्टर है ये आगे जाके क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ब्लड वेसल्स फॉर्म हो। तो ये वाले जो सेल हैं जो दूर दूर फॉर्म हो गए थे नॉर्मल ब्लड वेसल से, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रोथ फैक्टर्स निकाले, आसपास के सेल्स को भी बोला कि तुम भी ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करो। ग्रोथ फैक्टर्स ने क्या करा, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करा। अब ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे फॉर्म हुई है ये ट्यूमर सेल्स को फीड करेंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, वो जो ट्यूमर सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही है ना, ये नॉर्मल नहीं होती, मतलब हमारी बॉडी की जो नॉर्मल वेसल्स होती हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं ये, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, जहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को ट्रिक कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने ही यूज़ के लिए वेसल्स फॉर्म कर रहे हैं, उन वेसल्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, है ना, बना रहे हैं हमारी बॉडी से और यूज़ कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंजियोजेनेसिस, और जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस फैक्टर। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि ये जो फिनोमेना है नए ब्लड वेसल्स के बनाने का, और मतलब ट्यूमर्स फिर इनसे नरिशमेंट लेते हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इसको बोलते हैं हम एंजियोजेनेसिस। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहैबिटर्स रिजल्ट इन। तो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहैबिटर्स का बोला है, ग्राफ में देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों दिए हुए हैं। कॉम्पिटिटिव का अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो Km की वैल्यू है ये इंक्रीज़ हो रही है, और जो Vmax है वो अनचेंज्ड है। Vmax उधर ही है, पॉइंट उधर ही है, हिला नहीं है, और जो Km की वैल्यू वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है, जो कॉम्पिटिटिव वाला जो ग्राफ है, जो लाइन है, ये बेसिकली ज़ीरो के टूवर्ड्स मूव कर रही है। जब ज़ीरो के टूवर्ड्स मूव कर रही है फ्रॉम द नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज़ होना, है ना। तो कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है, Vmax जो है वो अनचेंज्ड है और जो Km की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में नॉन कॉम्पिटिटिव पूछा हुआ है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव देख लेते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर जो Km की वैल्यू है वो तो अनचेंज्ड है, पहले भी यही थी अब भी यही है ना, नॉर्मल में भी यही थी और नॉन कॉम्पिटिटिव में भी यही है। लेकिन जो Vmax की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब आप बोलोगे Vmax को आप डिक्रीज़ क्यों कह रही हो, तो एक्सेस पे ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/Vmax, है ना। तो जब रेसिप्रोकल है और एक्सिस पे ऊपर जा रहा है यानी कि वो डिक्रीज़ हो रहा है। रेसिप्रोकल है ना तो उल्टा हो जाएगा, जो आपको इंक्रीज़ दिख रहा है वो क्या है, वो डिक्रीज़ हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, रेसिप्रोकल वैल्यू है। तो यहाँ पे जो Km है वो सेम रहता है, Vmax जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऑप्शन डी देखो, Km रिमेन्स सेम एंड Vmax डिक्रीजेज इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहैबिटर्स। सो इसका आंसर जाता है ऑप्शन डी। Question number 44, which of the following is a hereditary disease associated with abnormal DNA repair? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो DNA रिपेयर ना होने से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ह्यूमन के कुछ जीन्स होते हैं जो कि इस चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं कि जो क्रोमोसोमल ब्रेक्स हो रहे हैं उसके अंदर रिपेयर होना चाहिए बट इनके अंदर नहीं हो रहा। तो इस तरीके के जीन्स होते हैं, जैसे BRCA2 यानी कि ब्रेस्ट कैंसर डिफेक्ट वाला जो जीन है, BLM विच इज़ एसोसिएटेड विद ब्लूम सिंड्रोम। ये जो BLM है ना, अगर इसके अंदर म्यूटेशन होती है तो ब्लूम सिंड्रोम कॉज होता है। ये जो ब्लूम सिंड्रोम वाले लोग होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होती है। जीनोमिक इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो म्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम कहते हैं हाइपर म्यूटेशन या हाइपर रिकॉम्बिनेशन होती रहती है, म्यूटेशन होती रहती है। तो ये जो म्यूटेटेड BLM सेल्स होते हैं, जिन लोगों के अंदर ये ब्लूम सिंड्रोम है, उनके जो सेल्स हैं जिनके अंदर हद से ज़्यादा म्यूटेशन हो रही है, ये बेसिकली DNA डैमेज के जो एजेंट्स हैं उनसे बहुत सेंसिटिव होते हैं। मान लो इनको UV लाइट का एक्सपोजर कर दिया, ठीक है, हम भी एक्सपोज होते हैं UV लाइट को, लेकिन ये जब एक्सपोज होते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टू दैट, एंड इनके अंदर सिम्टम्स शो हो जाते हैं, जैसे कि फेस के ऊपर रेडनेस आना या और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स इनको हो जाती हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो किसी भी तरीके का डैमेज हमारी बॉडी के अंदर होता है तो हम DNA को रिपेयर करने का जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, ये जो रिपेयर की कैपेबिलिटी होती है सेल्स की वो यहाँ पे नहीं होती। इसको हम बोलते हैं कि दे आर डेफिशिएंट इन रिपेयर सिस्टम, या इनके अंदर DNA डैमेज का रिपेयर नहीं हो रहा। तो ये चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में पूछी है कि जो DNA रिपेयर जहाँ पे एबनॉर्मल है या नहीं हो रहा है उस तरीके के जो डिजीज़ है वो कौन सा है, तो वो आपका ब्लूम सिंड्रोम है, दैट इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, वाई डू पैनक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स नॉट हार्म और डैमेज द पैनक्रियाटिक टिश्यूज़। जो पैनक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं वो क्यों पैनक्रियाज के टिश्यूज़ को हार्म नहीं करते, ये चीज़ पूछी हुई है। देखो, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ना, ये इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स की तरह सिक्रीट होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजिन हो गया, ट्रिप्सिनोजिन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजिन हो गया, या प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हो गए, या और भी जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स की तरह रिलीज़ होते हैं।
ठीक है, ये डैमेज नहीं करते एलिमेंट्री कैनाल को जब ये इनएक्टिव है। अब इनको एक्टिवेट करने के लिए ट्रिप्सिन को एक्टिवेट होना पड़ता है, फिर ट्रिप्सिन जो है वो इनको बेसिकली एक्टिवेट करता है। क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट होना होता है, ट्रिप्सिन बनाना होता है, और जो ट्रिप्सिन है वो फिर इनको जाके एक्टिवेट करता है बाकी सबको। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनाने का काम है ये एंटीरोकाइनेज करता है, कहाँ पे करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जो चलता है। इसके अलावा ना जो पैनक्रियाज होता है उसके अंदर पैनक्रियाटिक सिक्रेटरी ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी रिलीज होते हैं। ये जो इनहिबिटर है ये ट्रिप्सिन को इनहिबिट करके रखते हैं, उसको ब्लॉक करके रखते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाए। तो पैनक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसी वजह से बाकी के सारे भी इनएक्टिवेटेड है। तो क्योंकि वो सारे इनएक्टिवेटेड हैं तो वो कैसे उसको हार्म करेंगे, है ना। अब देखो, इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, दे आर इनएक्टिवेटेड बाय इनहिबिटर्स इन पैनक्रियाज। देखो, इन्होंने क्वेश्चन में सारे के सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का पूछा है, सिर्फ ट्रिप्सिन का नहीं पूछा। और जो इनहिबिटर की हमने बात की है, जो पैनक्रियाटिक इनहिबिटर है वो सिर्फ ट्रिप्सिन को ब्लॉक कर रहा है। तो हम ये ऑप्शन जो है वो चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ये सारे के सारे जो हैं वो इनएक्टिवेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज के अंदर इनके इनहिबिटर्स हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। इनहिबिटर किसका हमने डिस्कस किया, ट्रिप्सिन का डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रो एंजाइम इन पैनक्रियाज। क्योंकि वो पैनक्रियाज के अंदर इनएक्टिव होते हैं, इसी वजह से वो पैनक्रियाज के अंदर उसको डैमेज करने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो एंटीरोकाइनेज है जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिन बनाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है, वहाँ पे जाके ट्रिप्सिन बनता है, फिर आगे जाके ये जितने भी हैं इनको एक्टिवेट किया जाता है, काइमोट्रिप्सिन बनाया जाता है, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। Question number 47. UV exposure is a non-mutation. Which of the following mutation occurs due to the UV exposure? UV exposure की वजह से इनमें से कौन सी म्यूटेशन होती है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ थायमीन डायमर्स। यूवी रेडिएशन जब आपके बॉडी पे एक्सपोज करती है, डीएनए पे एक्सपोज कराई जाती है, या आपका डीएनए जो है वो यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में आता है, तो क्या होता है, जो हमारे थायमिडीन्स जो हैं साइड बाय साइड जो प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट जो प्रेजेंट है, उनके बीच में जो है बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं थायमीन डाइमर्स या थायमिडीन डाइमर्स, यानी कि जो थायमिडीन है वो आपस में लिंकिंग कर लेते हैं, विच इज़ एबनॉर्मल। क्योंकि आपस में लिंक कर रहे हैं तो इसकी वजह से एक लीजन फॉर्म हो जाता है, लीजन की वजह से रेप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। हालांकि इसके करेक्शन मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में हैं। तो ये जो इन्होंने पूछा है, यही पूछा है कि यूवी एक्सपोजर की वजह से कौन सा इनमें से म्यूटेशन हो जाता है, तो वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। Question number 49. A water body is termed as eutrophicated when it contains higher concentration of। किसी भी water body को आप eutrophicated कब कहोगे? ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी है। यूट्रोफिकेशन क्या होती है? ये वाटर बॉडी की एजिंग को कहते हैं। एजिंग इन व्हाट सेंस? अगर मान लो कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, उस वाटर बॉडी की ना एक कैपेबिलिटी, एक लिमिट होती है कि वो खुद को कितना प्योरीफाई कर सकता है। ठीक है, उसकी कितनी लिमिट है उसको प्योरीफाई करने की, वो एक सूटेबल लिमिट होती है। अगर हम उस लिमिट से परे, उस लिमिट से बाहर उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, है ना। जैसे मेनली यहाँ पे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक्सेस मात्रा में होंगे, हद से ज़्यादा जितने चाहिए उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे उस लेक के अंदर। तो इस तरीके की लेक को हम बोलते हैं यूट्रॉफिक लेक। अब आप बोलोगे कि इससे क्या नुकसान हो गया, मतलब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ही तो हो रहे हैं, कम थोड़ी हो रहे हैं। देखो, अगर मान लो उस लेक के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे एल्गे ग्रो करना शुरू कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गे ग्रो कर रहा है तो क्या हो रहा है कि जो पानी है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी कि एयर है, उसके बीच में एक लेयर बन गई, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो जो पानी है उसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। स्पेशली जो डीप वाटर है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, वो भी एक गलत चीज़ है। एल्गल ब्लूम की वजह से हार्मफुल टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होंगे वाटर के अंदर, वो भी गलत हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो चीज़ें हो रही है ना, इनकी वजह से वाटर का जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है, वो बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी ख़राब है, जो उसके अंदर प्लांट्स है उसके लिए भी ख़राब है, और इकोसिस्टम के लिए भी ये गलत है। तो यूट्रोफिकेशन इज़ बैड फॉर इकोसिस्टम। यहाँ पूछा है कि यूट्रोफिकेटेड लेक जो होती है उसके अंदर किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। मैंने फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन बताया था। यहाँ देखो ऑप्शन सी, दैट इज़ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यूट्रोफिकेटेड लेक जो होती हैं, या जो आपकी यूट्रोफिकेशन होती है उसके दौरान जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
Question number 50. The molecular weight of arginine is 174 Daltons. What would be the molecular weight of the circular polymer of 38 arginine molecule? तो यहाँ पे कितने arginines हैं? 38 हैं टोटल, और एक का वेट कितना है? 174. अगर टोटल वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 38 इंटू 174, दैट इज 6612 डाल्टन्स. ये समझ आ गई? तो सिंपल था. अब देखो, मान लो मेरे पास कोई चीज़ के 4 रेजिड्यूज़ हैं और हम इस रेजिड्यू को यूज़ करके 4 रेजिड्यू को यूज़ करके एक लीनियर चेन बनाते हैं. तो वो कुछ ऐसी दिखेगी. इसके अंदर बॉन्ड्स कितने हैं काउंट करो. ये 4 रेजिड्यूज़ की एक लीनियर चेन है और यहाँ पे बॉन्ड्स कितने हैं? 3 बॉन्ड्स हैं. अब अगर मान लो मैं इन्हीं रेजिड्यूज़ को यूज़ करके एक सर्कुलर कंपाउंड बनाती हूँ, तो उसके बॉन्ड्स कितने हैं? काउंट करो. 4 रेजिड्यूज़ को यूज़ करके मैंने एक सर्कुलर कंपाउंड बनाया, तो उस केस में बॉन्ड्स आ रहे हैं 4. तो 4 रेजिड्यूज़ का सर्कुलर कंपाउंड बनाने में 4 बॉन्ड्स आ रहे हैं. यहाँ पे 38 आर्जिनिन मिलके एक सर्कुलर पॉलीमर बना रहे हैं, तो कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 38 बॉन्ड्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे 38 बॉन्ड्स हो रहे हैं. अब मैं इन बॉन्ड्स की बात कर क्यों रही हूँ? देखो, जब यहाँ पे बॉन्ड्स बनते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड, तो उस टाइम पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18 डाल्टन्स. यहाँ पे टोटल मैंने कितने बोले बॉन्ड्स? 38 बॉन्ड. एक बॉन्ड में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है जिसका वेट है 18 डाल्टन्स. तो 38 बॉन्ड्स में कितना वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा? 18 इंटू 38. इतना मॉलिक्यूलर वेट जो है वो रिलीज हो जाएगा जब 38 बॉन्ड्स बनेंगे. समझ आया? देखो, एक बॉन्ड बन रहा था तो 18 डाल्टन जो है वो उससे अलग हो रहा था, यानी कि वाटर जो है उससे अलग जा रहा है, रिलीज़ हो रहा है ना, यानी कि 18 डाल्टन जो है वो अलग जा रहा है. तो एक बॉन्ड में 18 डाल्टन्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो 38 बॉन्ड्स में कितना होगा? 38 इंटू 18, दैट इज़ 684 डाल्टन्स. ठीक है. अब देखो, हमारे पास टोटल कितना आया था आर्जिनिन का, जब हमने वेट से मल्टीप्लाई करा था नंबर ऑफ आर्जिनिन को वेट से, तो 6612 आया था. और जब वाटर इसमें से अलग हो रहा है वो कितना है? 684. तो जब हम टोटल में से 684 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5928. तो इतना जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है आर्जिनिन मॉलिक्यूल्स, 38 आर्जिनिन मॉलिक्यूल्स जब सर्कुलर पॉलीमर बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, दैट इज़ 5928 डाल्टन्स. क्वेश्चन नंबर 51. पॉरीफेरा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ. पॉरीफेरा की जब हम क्लासेस डिफाइन करते हैं ना, तो हम किस बेसिस पे उनको डिफाइन करते हैं? तो वो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज स्पिक्यूल्स. देखो, ये जो स्पिक्यूल्स है ना, ये पॉरीफेरा का स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं. अगर मान लो कि कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, अगर वो वाले स्पिक्यूल्स हैं तो जो क्लास है उसको बोल देते हैं हम कैल्सेरिया या कैल्सीस्पॉन्जे. ठीक है. अब अगर मान लो कि सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं, वो भी 6 रेड, तो उस तरीके की क्लास जो होती है, उस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस क्लास में रखे जाते हैं? वो हेक्सेक्टिनिलिडा, या फिर उसको हम बोलते हैं हैलोस्पेंजे. ठीक है. अब अगर सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी ना हो वो भी पॉसिबल है, तो इस तरीके की क्लास होती है डेमोस्पंजिए. अब आप बोलोगे कि ये जो सिलिशियस है ये तो इसमें भी थे, हैलोस्पंजे में भी थे, डेमोस्पंजे में भी है. तो ये जो डेमो वाले होते हैं ना, ये वाले सिलिशियस स्पिक्यूल्स जो होते हैं, ये मोनोएक्सॉन होते हैं या टेट्राएक्सॉन होते हैं, ये 6 रेड नहीं होते. 6 रे वाली जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो हेक्सेक्टिनिलिडा या फिर हैलोस्पंजे के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो इस बेसिस पे जो स्पिक्यूल्स है ना, इनके बेसिस पे हम जो पॉरीफेरा होती है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. पॉरीफेरा बेसिकली कौन सी क्लास है? इसके अंदर स्पंजेस, सॉरी, पॉरीफेरा कौन सा फाइलम है? इसके अंदर स्पंजेस आते हैं. ठीक है. तो उनकी क्लासिफिकेशन स्पिक्यूल्स के बेसिस पे होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 52. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास स्पोरोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ के जो स्पोरोजोआज होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक बताना है. यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है पैरासिटिज्म. जो स्पोरोजोन्स होते हैं ना, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं. तो क्योंकि ये होस्ट के अंदर रह रहे हैं तो इनके पास लोकोमोटरी या फूड कैप्चरिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते. इनको क्या ज़रूरत है लोकोमोशन करके खाना वाना ढूंढने की? होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, होस्ट का फूड है, उसके ऊपर ये फीड कर रहे हैं, तो इनके पास लोकोमोटरी या फूड कैप्चरिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते. इसके अलावा ये वन सेल्ड होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है. तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं. उनमें से एक इन्होंने पूछा होता है, इनमें से कौन सा है? तो वो जाता है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ पैरासिटिज्म. क्वेश्चन नंबर 53. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन होस्ट. इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सिर्फ एक ही होस्ट होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं एंटेमीबा, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम या ऑल द ऑर्गेनिजम्स. देखो, जो ट्रिपैनोसोमा होता है ना, ये डाइजेनेटिक होता है. डाइजेनेटिक यानी डाई लिखा है ना, यानी कि 2 इसके होस्ट होते हैं. एक ह्यूमन होता है, कैरियर मस्किटो होता है जिसे हम सेट से फ्लाई बोलते हैं. तो ट्रिपैनोसोमा में तो एक होस्ट नहीं है.
प्लाज्मोडियम भी डायजेनेटिक होता है, डाई फिर से बोला मैंने तो यानी कि 2 होस्ट होंगे, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, दैट इज़ ह्यूमन एंड मस्किटो। इसके अलावा जो फेसियोला हिपैटिका होते हैं, यहाँ पे नहीं दिए हुए ऑप्शन में, फेसियोला हिपैटिका हो गई, ये लिवर फ्लूक होते हैं, ये भी डायजेनेटिक होते हैं। टीनासोलियम जो है एक टेपवर्म है, ये भी डायजेनेटिक है, इसके अंदर ह्यूमन एंड कैटल जो है वो 2 होस्ट होते हैं। इन्होंने पूछा है कि किसके अंदर एक ही होस्ट होता है, तो वो होता है आपका एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका लगा लो। ये प्रोटोजोन पैरासाइट होते हैं, इनके अंदर एक ही होस्ट होता है, यानी कि ये कैसे हैं, ये मोनोजेनेटिक है, मोनो यानी 1, और वो होस्ट कौन है इनका, ह्यूमन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, दैट इज एंटमीबा। क्वेश्चन नंबर 54, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज पॉलीजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, ट्राइजेनेटिक। तो अभी डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये डाइजेनेटिक होता है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, कौन कौन से, ह्यूमन एंड मस्किटो। तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइजेनेटिक हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाता है 54 का। क्वेश्चन नंबर 55, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ। जो हाइड्रा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें यहाँ से बताना है आपको कि टेस्टिस कितने होते हैं और ओवरीज कितनी होती हैं, ठीक है। हाइड्रा जो होता है वो मेनली क्या करता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, बट अगर मान लो कि कंडीशंस जो हैं वो अनफेवरेबल हो जाती हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो टेस्टिस होती हैं और जो ओवरीज होती हैं, इन्होंने पूछा है कितनी कितनी होती है, तो ओवरी होती है एक ही और टेस्टिस होती है मैनी हाइड्रा के केस में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये जो टेस्टिस होती है ना, ये ओरल एंड के पास में प्रेजेंट होती है मोस्टली, और जो ओवरीज होती हैं ये बेसल एंड के पास में प्रेजेंट होती हैं हाइड्रा के। इसके अलावा जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ना, तो ये हर्माफ्रोडाइट्स की तरह शो कर सकते हैं। जैसे कि हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 55 का वैसे इन्होंने पूछा था कितनी टेस्टिस कितनी ओवरी, तो मैनी टेस्टिस एंड सिंगल ओवरी, तो ऑप्शन C is the correct. क्वेश्चन नंबर 56, मेटासर्केरिया इज द लार्वा ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। ये जो मेटासर्केरिया होता है ये एक लार्वा होता है और ये कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ आपसे पूछिए। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज़ फेसियोला। क्यों, देखो जो फेसियोला हिपैटिका होता है जिसको हम लिवर फ्लूक बोलते हैं, ये जब एडल्ट होता है ना तो ये मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैमल्स के अंदर ये अपना एग जो है वो ले करता है, ये जो इमेच्योर एग है ना ये फीसिस के थ्रू बाहर निकलते हैं और वहाँ पे बाहर जो है ये हैच करते हैं, और जब हैच करते हैं तो जो लार्वा बनता है उसको हम बोलते हैं मिरासीडियम या मिराकीडियम लार्वा। ये जो लार्वा है ये स्नेल को इन्फेक्ट करता है जाके, ठीक है, और वहाँ पे ये स्पोरोसिस्ट, रेडियल लार्वे, सरकेरिया ये सब बनाता है। ये जो सरकेरिया है ये वाटर के अंदर मूव कर जाता है, पानी के अंदर ये अपनी जो टेल है उसको शेड करता है या उसका लॉस हो जाता है इसका, और उसके बाद ये क्या करता है, ये अपने अराउंड एक सिस्ट की फॉर्मेशन शुरू कर देता है। तो ये जो सिस्ट इसने अपने अराउंड बनाई है इस प्रोसेस को बोलते हैं एंसिस्टेशन, और ये जो एंसिस्टेड लार्वा है इसी को हम मेटासर्केरिया लार्वा बोलते हैं। तो ये जो वेट एनवायरनमेंट है इसमें ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाए, इस वजह से इसने अपने अराउंड एक सिस्ट बना ली। अब ये इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, मैंने क्या बोला, ये कहाँ चला जाता है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर अब ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। और ये जो मेटासर्केरिया लार्वा है ये हमने किसकी लाइफ साइकिल में देखा, ये हमने फेसियोला की लाइफ साइकिल में देखा, और यही चीज़ क्वेश्चन में भी पूछी हुई थी। तो 56 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि जो स्पेस होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में एस्कैरिस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं। देखो अगर मान लो कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है, जिस बॉडी कैविटी की यहाँ पे बात करी गई है, जो स्पेस हम बोल रहे हैं, अगर मान लो वो प्रेजेंट ही नहीं होती है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि वो एसिलोमेट है, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और दोनों साइड में मीजोडर्म से उसकी लाइनिंग हो रखी है तो उसको हम बोलते हैं सीलोमेट, जैसे कि एनालिडा में प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और वो लाइन नहीं है तो उसको बोलते हैं हम सूडोसीलोमेट, ठीक है, यानी कि फॉल्स या फेक सीलोम कह सकते हो आप इसको। ये नीमाटोड्स में देखने को मिलता है। एस्कैरिस जो होता है ये एक पैरासिटिक नीमाटोड ही है, ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन का एक पैरासाइट है, इसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ठीक है। किसमें पाया जाता है, ह्यूमंस में। तो ये जो एस्कैरिस है ना, इसकी जो बॉडी कैविटी होती है ये लाइन नहीं होती विद मेसोडर्म, तो इसको हम बोलते हैं सूडोसीलोमेट, और इसकी जो बॉडी कैविटी होगी वो कैसी होगी, सूडोसीलोम। तो 57 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 58, द फंक्शन ऑफ ऑस्ट्रेडियम इन मोलस्का इज। तो जो ऑस्ट्रेडियम है इसका फंक्शन पूछा हुआ है। जो ऑस्ट्रेडियम होता है ना, ये ऑल्फैक्शन में हेल्प करता है, यानी कि स्मेल में हेल्प करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। ये जो ऑस्ट्रेडियम है ये कीमो रिसेप्टर होता है। जैसे पानी है उसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स हैं, सिल्ट हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है मोलस्का जो है इसको सेंस करने में हेल्प करता है उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स को, ताकि वो फूड की सिलेक्शन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इसका होता है स्मेल करने में या ऑल्फैक्शन में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, सिक्रीशन ऑफ इंक ग्लैंड हेल्प्स इन। जो इंक ग्लैंड होता है उसकी जो सिक्रीशन है वो किस चीज़ में हेल्प करती है। पहले तो ये सिक्रीट क्या करता है, ये एक इंक जैसा कंपाउंड जो होता है ना उसको रिलीज़ करता है या सिक्रीट करता है। ये जो इंक जैसा कंपाउंड जो मैं बोल रही हूँ इसके अंदर एक डार्क पिगमेंट होता है और ये प्रीडेटर्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, ये जैसे मतलब ये सिक्रीट हो गया, ये प्रीडेटर को कन्फ्यूज़ करेगा और इतने में जो ऑर्गेनिज्म है वो भाग जाएगा। यानी कि ये किस में हेल्प कर रहा है, ये एस्केप मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने प्रीडेटर को कंफ्यूज रखेगा और प्रीडेटर से दूर भाग जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, देखो इंक के अंदर ना प्योर मेलेनिन होता है। ठीक है, तो जब ये मेलेनिन इजेक्ट होता है तो इट इज़ बाउंड टू म्यूकस पार्टिकल। म्यूकस पार्टिकल से बाउंड है, तो इंक के अंदर मेलेनिन है और ये बाउंड किससे, म्यूकस पार्टिकल से। तो इसकी वजह से लंप की फॉर्मेशन हो जाती है। जो लंप बना है ना, ये सिफेलोपोड जिसने इस इंक को रिलीज़ किया था थ्रू इंक ग्लैंड, ये उस सिफेलोपोड के साइज एंड शेप का होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज एंड शेप का होता है। तो इसी वजह से जो प्रीडेटर की अटेंशन है वो कहाँ चली जाएगी, लंप के ऊपर चली जाएगी और इतने में जो मोलस्क है, जो हमारा सिफेलोपॉड है, वो एस्केप कर जाएगा, वो भाग जाएगा, वो अपनी जो भी जगह है प्रोटेक्टेड जगह वहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो पूरा फिनोमेना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इंक ग्लैंड इंक रिलीज़ करता है, फिर प्रीडेटर कन्फ्यूज़ हो जाता है, इतने में जो ऑर्गेनिज्म है हमारा वो भाग जाता है, एस्केप कर जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन का एक तरीका है। तो ये जो सिक्रीशन है इंक ग्लैंड की वो किस चीज़ में हेल्प करिए, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, कैल्सेरियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्टमक ऑफ। कैल्सेरियस ग्लैंड्स किसके स्टमक में पाए जाते हैं, तो ये अर्थवॉर्म के स्टमक में पाए जाते हैं। ये जो कैल्सीफेरस या कैल्सेरियस ग्लैंड जो होते हैं इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है और इनका प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का। और इसके अलावा ये बफर रिजर्व की तरह भी एक्ट करते हैं। एक्सक्रीशन का कैसे, देखो जो वर्म्स होते हैं ये लाइम पे बहुत ज़्यादा फीड करते हैं, कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा लाइम। तो लाइम को कंज्यूम करें यानी इनकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी। और कैल्शियम को एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है, कैल्सेरियस ग्लैंड उसमें हेल्प करते हैं, कैल्शियम को एक्सक्रीट करते हैं एज कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सक्रीशन का फंक्शन। दूसरा, अगर मान लो एनवायरनमेंट के अंदर CO2 जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये जो ग्लैंड है ना ये बाइकार्बोनेट बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये एक बफर रिजर्व की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। तो इसके दो फंक्शन मैंने बताए। इन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म के स्टमक के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।